नमस्कार प्रशिक्षु, मैं घनश्याम सिंह, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान प्रयागराज से आप सभी का इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। आज हम लोग डीएलएड प्रशिक्षण के अंतर्गत द्वितीय सेमेस्टर में पढ़ाए जाने वाला मुख्य सैद्धांतिक विषय वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक विषय के महत्वपूर्ण टॉपिक वैदिक कालीन शिक्षा पर चर्चा करेंगे। वैदिक कालीन शिक्षा जैसा कि नाम से स्पष्ट है, वेद पर आधारित शिक्षा या गुरु के घर या कुल में प्राप्त की जाने वाली शिक्षा। वैदिक कालीन शिक्षा का अर्थ है ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसका स्रोत वेद है, उपनिषद हैं, वेदांग हैं। भारतीय साहित्य में 4 प्रकार के वेद माने जाते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वैदिक कालीन शिक्षा का तात्पर्य अंतर, ज्योति और शक्ति से था, जिससे मानव की शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक शक्तियों का संतुलित विकास हो सके। वैदिक कालीन शिक्षा का मकसद व्यक्ति को ज्ञान में प्रवीण करना था, अर्थात ऐसा ज्ञान जो उसे जीवन संसार के मोह से मुक्त करने में समर्थ बना सके। सा विद्या या विमुक्ति। वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य था मनुर्भव, अर्थात पहले व्यक्ति को मनुष्य बनाया जाए। वैदिक कालीन शिक्षा का केंद्र बिंदु धर्म था। धर्म अर्थात धीरते अनेन इति धर्मः, अर्थात धार्मिक भावना का विकास ही वैदिक कालीन शिक्षा का लक्ष्य था। वैदिक कालीन शिक्षा का लक्ष्य व्यक्ति को केवल ज्ञानवान ही बनाना था, बल्कि उसको चरित्रवान भी बनाना था। जैसे कहा गया है, वृत्तः यत्नेन संरक्षेत। वैदिक कालीन शिक्षा में संस्कृति को विशेष संरक्षण प्राप्त था और संस्कृति का संरक्षण करना ही वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य हुआ करता था। वैदिक कालीन शिक्षा की कुछ मुख्य विशेषताओं की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा राज्य से पूर्णतः नियंत्रण में नहीं थी या राज्य के नियंत्रण से मुक्त थी। वैदिक कालीन शिक्षा में जो प्रबंध का कार्य था वो ब्राह्मणों के अधीन था और राजा या धनी वर्ग इन संस्थाओं को समय समय पर अनुदान देते थे, लेकिन राजाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों से ये संस्थाएं पूर्णतः स्वतंत्र होती थीं। वैदिक कालीन शिक्षा सार्वजनिक और निःशुल्क थी, अर्थात वैदिक कालीन शिक्षा के लिए सभी वर्ग लिंग के लिए इसके द्वार खुले थे। हालांकि उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था में कुछ जटिलता आने के कारण या वर्ण व्यवस्था में कठोरता आने के कारण यह सभी के लिए सुगम्य नहीं रह पाई थी। वैदिक कालीन का स्वरूप मुक्तः वैयक्तिक था। बच्चा गुरु के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए आता था। गुरु व्यक्तिक भिन्नता के आधार पर प्रत्येक शिष्य को ज्ञान का प्रशिक्षण देता था। बौद्धिक व मानसिक क्षमताओं कुशलताओं का संवर्धन करता था। शिक्षा पुस्तकीय न होकर के व्यवहारिक थी। गुरु शिष्यों को व्यावसायिक कौशलों और जीवन कौशलों को सिखाता था। शिक्षा पूर्णतः आवासित थी। शिक्षार्थी या विद्यार्थी अपना घर परिवार छोड़कर विद्या अध्ययन के लिए गुरु के समीप जाता था और निश्चित अवधि तक रुककर अपनी शिक्षा पूर्ण करता था। अर्थात वैदिक कालीन शिक्षा गुरु के नियंत्रण से प्रभावित थी। गुरु के नियम निर्देश ही अनुपालित होते थे। गुरु ही शिक्षण का विषय, विधि, कार्य निश्चित करते थे और शिक्षार्थी या विद्यार्थी उनका अनुसरण करता था। शिक्षा एक मार्गी थी, इसमें बच्चों की सहभागिता कम थी। अगर हम शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो शिक्षा व्यवस्था वैदिक कालीन की शिक्षा व्यवस्था सुव्यवस्थित और समेकित थी। उस समय की शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा ऐसा कोई विभाजन नहीं था। अनौपचारिक शिक्षा बच्चे के जन्म से ही प्रारंभ हो जाती थी। वैदिक शिक्षा में संस्कारों और मंत्रों का विशेष महत्व था। बालक 5 वर्ष की अवस्था पूर्ण कर लेने के पश्चात गुरुकुल में प्रवेश करता था। गुरुकुल में प्रवेश करने से पूर्व या घर पर ही 5 वर्ष की अवस्था पूर्ण होने पर चूड़ा कर्म संस्कार किया जाता था, जिसे विद्यारंभ संस्कार भी कहा जाता था। इस संस्कार के द्वारा बच्चे की गृह शिक्षा शुरू होती थी। प्राय प्रारंभिक शिक्षा घर में माता पिता बुजुर्गों के बीच ही संपन्न होती थी। परिवार में मंत्रों का उच्चारण, अभ्यास, पठन, प्रारंभिक गणित, कथा कहानी आदि का ज्ञान कराया जाता था। उसके बाद गुरुकुल में
बच्चे का प्रवेश होता था, वहाँ पर उसका उपनयन संस्कार कराया जाता था। उपनयन का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप ले जाना। उपनयन संस्कार के बाद गुरु सावित्री मंत्र का उपदेश देकर विद्यार्थी या शिक्षार्थी को दीक्षित करता था। उपनयन संस्कार को मौजी संस्कार भी कहते हैं। इस धार्मिक संस्कार के बाद छात्र भौतिक शरीर से आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करता था और द्विज कहलाने लगता था। अगर हम वैदिक कालीन शिक्षा में अध्ययन काल की बात करें तो सामान्यतः अध्ययन काल 12 वर्ष का होता था और बालक 5 वर्ष की शिक्षा घर में ही लेता था। 5 यानी अर्थात 5 वर्ष तक शुरू के 5 वर्ष तक वह घर में ही रह करके शिक्षा ग्रहण करता था। आगे की शिक्षा के लिए वो आश्रम में प्रवेश पाता था। शिक्षा शस्त्र और अगर हम समय की बात करें तो वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में सामान्यतः शिक्षा सत्र की अवधि 1 वर्ष में 4.5 या 5 मास की होती थी। विद्या अध्ययन का कार्यक्रम श्रवण मास की पूर्णिमा को उपाकर्म समारोह से शुरू होता था और पौष मास की पूर्णिमा को छंद मास उत्सर्जनम समारोह से समाप्त होता था। शिक्षण कार्य पठन पाठन प्रातः काल से मध्याह्न तक, फिर कुछ विश्राम तथा भोजनोपरांत सायकाल तक चलता रहता था। गुरुकुल में अवकाश भी रहता था। प्रत्येक माह 4 दिन का प्रतिपदा, पूर्णिमा, प्रत्येक पखवाड़े की अष्टमी को अवकाश रहता था। बच्चों की छुट्टियां ज़्यादा मिलती थीं। शिक्षा केंद्र प्राचीन काल में वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत बड़े बड़े भवन नहीं हुआ करते थे। शिक्षा प्रकृति के गोद में सुचारू रूप से संपन्न होती थी। वहाँ स्वाभाविक वातावरण में, खुले माहौल में और गुरु के आश्रमों में शिक्षा की व्यवस्था होती थी। यहाँ पर छात्र आचार विचार और नियमों को भी सीखते थे। वे गुरु के समीप या गुरु के पास जाकर विद्यार्थी को शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती थी। आश्रम में वेशभूषा निर्धारित थी। ब्राह्मण की मेखला मुंज की, क्षत्रिय की तांत की, वैश्य की ऊन की बनी होती थी। अपनी शरीर के अधोभाग को ढकने के लिए छात्र सन, रेशम, ऊन के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। क्योंकि छात्र की दिनचर्या में भिक्षाटन भी था, इसीलिए वे छड़ी का भी प्रयोग करते थे। पाठ्यक्रम क्या था? वैदिक शिक्षा पूर्णतः आध्यात्मिक व व्यवहारिक लक्ष्यों के प्रति समर्पित थी, इसलिए पाठ्यक्रम अत्यंत व्यापक था। बालकों को वेद, उपनिषद, पुराण, नीति शास्त्र, इतिहास, गणित, भाषा, कला, विज्ञान, शिल्प, कृषि, पशुपालन, अर्थशास्त्र एवं सैन्य विज्ञान का ज्ञान कराया जाता था। शिक्षण का माध्यम संस्कृत था। शिक्षण विधि पूरी तरह से मौखिक थी। छात्र आचार्य द्वारा कही गई बातों को कंठस्थ करता था। इस काल की प्रमुख 3 विधियां थी: श्रवण, मनन, निध्यासन। सर्वप्रथम छात्र गुरु की कही गई बात को सुनता था, फिर जो कुछ उसने सुना उसका मन से चिंतन करता था और उसे अपने व्यवहार में उतारता था। कोई शंका होने पर उसका समाधान प्राप्त करता था। इस प्रकार उसको स्थायी ज्ञान हो जाता था। इसके अलावा व्याख्यान तथा प्रश्नोत्तर विधि, वाद विवाद विधि, शास्त्रार्थ प्रणाली भी अपनाई जाती थी। आगमन, निगमन एवं उदाहरण विधि द्वारा विषय वस्तु को स्पष्ट किया जाता था। साहित्य पठन में कथा विधि प्रयुक्त की जाती थी। छात्र संख्या बढ़ने पर कक्षा में मॉनिटर पद्धति का भी प्रयोग किया जाता था। इस पद्धति में उच्च कक्षा के छात्र निम्न कक्षा के छात्रों को पढ़ाते थे और गुरु का सहयोग करते थे। गुरु शिष्य संबंध वैदिक युग में शिक्षक व छात्र का संबंध पिता पुत्रवत होता था। गुरु छात्र का मानस पिता माना जाता था। उसे ज्ञान देने के लिए उसके चारित्रिक गुणों का सदैव ध्यान रखता था। उसमें अच्छी आदतों का विकास करता था ताकि वह अच्छा नागरिक बन सके और समाज में समायोजित हो सके। छात्र भी गुरु को अपना पिता मानकर पुत्रवत उनकी सेवा करता था। उनके निर्देशन में ज्ञानार्जन के साथ साथ व्यवहारिक कौशलों को भी सीखता था। गुरु देवतुल्य था। आचार्य देवो भवा, इस युक्ति का प्रचलन था। शिष्य गुरु के नीचे आसन पर बैठते थे, उनकी हर आज्ञा का पालन करते थे। गुरुकुल में
या वैदिक कालीन शिक्षा में अनुशासन और दंड की क्या व्यवस्था थी, इसको भी हम लोग देखते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था निष्पक्ष थी। गुरुजन छात्रों को एक समान मानते थे या उनके साथ एक समान व्यवहार करते थे, पर नियम तोड़ने पर छात्रों को सजा भी मिलती थी। लेकिन जो सजा का स्वरूप हुआ करता था वो शारीरिक दंड के रूप में नहीं था। गुरु शिष्यों को उदंड शिष्यों को या उनको शिक्षा के मार्ग पर लाने के लिए उनसे उपवास कराता था या उनको अपनी उपस्थिति से दूर हटा देता था। इस प्रकार के दंड गुरुकुल कालीन शिक्षा या वैदिक कालीन शिक्षा में प्रचलित थे। परीक्षा प्रणाली, अगर हम परीक्षा प्रणाली की बात करते हैं तो वैदिक योगीन शिक्षा प्रणाली परीक्षा विहीन थी। गुरु नया पाठ तब तक पढ़ाता था जब तक छात्र पहले पढ़ाए गए पाठ को पूरी तरह से तैयार कर लेते थे, तथा वह छात्रों की तैयारी से जब संतुष्ट हो जाता था तब वह किसी नवीन पाठ को पढ़ाना शुरू करता था, या पाठ को पढ़ाने के उपरांत या विद्वत सभा में छात्र से उस पाठ से संबंधित प्रश्न पूछे जाते थे। अगर वह छात्र गुरु द्वारा पूछे गए प्रश्नों का अगर यथोचिष्ट जवाब दे देता था तो उसको अगली कक्षा के लिए प्रोन्नत कर दिया जाता था। इस प्रकार वैदिक कालीन शिक्षा में परीक्षा प्रणाली की कोई नियमित व्यवस्था नहीं थी, केवल यह गुरु के ज्ञान पर आधारित हुआ करती थी। गुरु ही विद्यार्थी या शिक्षार्थी के ज्ञान को परख कर उसको अगले क्लास में या अगली कक्षा में उसको प्रमोट करता था। विद्यार्थी जीवन की समाप्ति और गृह जीवन में पुनः लौटने के समय समावर्तन संस्कार होता था। गुरु शिष्य को नया वस्त्र, आभूषण, जूता, पगड़ी या अंजन, छाता आदि देकर विदा करता था। होमादि क्रिया मधुपर्क के बाद शिष्य विद्यादान का व्रत लेता था। अंत में शिष्य अपनी सामर्थ्य से गुरु को दक्षिणा देता था। अब हम वैदिक कालीन शिक्षा की अगर समीक्षा करें तो हमें निम्न बातें स्पष्ट रूप से मिलती हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य लक्ष्य बालक का बहुमुखी विकास करना था। इस लोक में भी रहते हुए उसको आध्यात्मिकता से जोड़े रखना था ताकि वह पथभ्रष्ट ना हो सके। वैदिक कालीन शिक्षा अपने लक्ष्य के अनुसरण में पूर्ण कही जा सकती है, किंतु आज शिक्षण का जो स्वरूप बदल रहा है उस परिप्रेक्ष्य में वैदिक शिक्षा आधिकारिक कही जा सकती है। उसमें भी कुछ कमियां हैं जिसको हम निम्न रूप में समझ सकते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में बाल मनोविज्ञान का समावेश नहीं था। वैदिक कालीन शिक्षा बाल केंद्रित ना होकर के एक मार्गिक थी। प्राय प्रत्येक विषय बच्चे के लिए अनिवार्य होते थे। धार्मिकता, सत्य, ब्रह्म आदि विषयों की प्राधान्यता थी। माध्यम संस्कृत था, अन्य भाषाओं पर जोर नहीं दिया जाता था। स्त्री शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार नहीं था और शिक्षा पद्धति पूर्णतः मौखिक थी। लेखन अभ्यास पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाता था। इस प्रकार वैदिक कालीन शिक्षा प्राचीन समय में शिक्षा का एक बहुप्रचलित स्वरूप हुआ करता था। लेकिन अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम तुलना करें वैदिक कालीन शिक्षा के, तो जो अभी मैंने आपको ये कुछ निम्नवत जो कमियां बताई वो वैदिक कालीन शिक्षा पर प्रश्न चिन्ह करती हैं, जो आज के मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियों का उसमें समावेश ना होने के कारण प्रश्न उठाए जाते हैं। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में
चर्चा की और वैदिक कालीन शिक्षा को अच्छे से समझा। और मैं उम्मीद करता हूं कि वैदिक कालीन शिक्षा आप सभी प्रशिक्षुओं को समझ में आया होगा और इसका आप आने वाले अपने एग्जाम में इसका प्रयोग कर सकेंगे। और इसी आशा के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। धन्यवाद।